गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन टू चूज कैपेसिटर यूनिट सूटेबल फॉर डिट्यून्ड फिल्टर। मतलब अगर हमारी इंडस्ट्री में पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है, तो अगर हम हार्मोनिक डिस्टॉर्शन फेस करते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम कैपेसिटर बैंक के साथ सीरीज में रिएक्टर यूज़ करते हैं तो हमारे कैपेसिटर बैंक की केवीआर और वोल्टेज की रेटिंग क्या होनी चाहिए, उसके रिलेटेड आज बात करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है इंड्यूस वोल्टेज कैलकुलेशन। क्योंकि हमारे सर्किट में रिएक्टर ऐड होने जा रहा है, इसलिए रिएक्टर ऐड होने के कारण हमारी वोल्टेज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड स्टेप है हार्मोनिक फ्लोइंग टू कैपेसिटर। हार्मोनिक करंट की वजह से कैपेसिटर को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए हम रिएक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन हार्मोनिक करंट का हमारे फंडामेंटल करंट के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता है, और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। थर्ड स्टेप है मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेशन अक्रॉस कैपेसिटर। मतलब हार्मोनिक करंट की वजह से हार्मोनिक वोल्टेज इंड्यूस होगी और हार्मोनिक वोल्टेज हमारे कैपेसिटर के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी उसके रिलेटेड भी बात करेंगे, ताकि हम ये सही अंदाज़ा लगा सके भी कितनी वोल्टेज का कैपेसिटर में यूज़ करना चाहिए ताकि वो विदस्टैंड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी कैलकुलेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, हमारी सिस्टम वोल्टेज है 400 वोल्टेज और रिएक्टिव पावर के लिए हमने यूज़ किया है 50 केवीआर के कैपेसिटर, जिसकी रेटेड वोल्टेज है 400 वोल्ट्स। और इस तरफ हमारा नॉन लीनियर लोड है जो हार्मोनिक जनरेट करता है। और अब हमें ये पता करना है कि अगर हम इस सर्किट में 6% वैल्यू का रिएक्टर इंस्टॉल कर दें तो हमारे कैपेसिटर को इनपुट पे क्या वोल्टेज मिलेगी, हम कैपेसिटर कितने केवीआर की वैल्यू का यूज़ करेंगे, हार्मोनिक करंट कितना फ्लो करेगा और मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितनी होगी, ताकि हम सूटेबल वोल्टेज रेटिंग के कैपेसिटर चूज कर सके और कैपेसिटर डैमेज ना हो। तो पहला स्टेप है इंड्यूस वोल्टेज कैलकुलेशन। मतलब रिएक्टर इंस्टॉल होने के बाद कैपेसिटर को क्या वोल्टेज मिलेगी, जिसकी इक्वेशन है U1 = US डिवाइडेड बाय 1 - %P। यहाँ पे US का मतलब है इलेक्ट्रिक सिस्टम और P का मतलब है परसेंटेज ऑफ रिएक्टर। और अगर इस इक्वेशन की वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन बनती है U1 = 400 डिवाइडेड बाय 1 - 0.06 और इसको सोल्व करने पे वैल्यू मिलती है हमें 426 वोल्टेज। जो वोल्टेज रिएक्टर के बाद हमें मिलेगी वो है 426 वोल्टेज अगर हम रिएक्टर 6% वैल्यू का यूज़ करते हैं तो। और कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर निकालने के लिए इक्वेशन है Q1 = NC डिवाइडेड बाय 1 - %P। सिस्टम में यूज़ होने वाले कैपेसिटर की रिएक्टिव पावर को NC से डिनोट करेंगे। इस इक्वेशन में अगर इन सभी की वैल्यू पुट कर दे तो इक्वेशन बनती है Q1 = 50 डिवाइडेड बाय 1 - 0.06 और इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू में मिलती है वो मिलती है 53 kVAR। दोस्तों, यहाँ जो 426 वोल्टेज और 53 kVAR की वैल्यू हमें मिली है ये रिएक्टर की वजह से मिली है। इसमें हार्मोनिक के कारण जो इफेक्ट पड़ेगा उसकी कैलकुलेशन अभी नहीं की। अब कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे कैपेसिटर से हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की वजह से कितना करंट हमारे कैपेसिटर से फ्लो करेगा और हमें कितने एम्पेयर तक विदस्टैंड करंट वैल्यू वाला रिएक्टर सर्किट में यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें कैपेसिटर के इम्पीडेंस और रिएक्टर के इम्पीडेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हार्मोनिक करंट की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे कैपेसिटर के इम्पीडेंस की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन है Xe = U1² डिवाइडेड बाय Q2। U1 को हम यहाँ डिनोट करते हैं जो वोल्टेज की वैल्यू हमें मिलती है रिएक्टर यूज़ करने के बाद, जिसकी वैल्यू है 426। और Q2 जो केवीआर की वैल्यू है उसको वार में लेंगे तो इक्वेशन बनती है Xe = 426² डिवाइडेड बाय 53,000 और इसको सोल्व करने पे जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है 3.42 ओम। और जो डिट्यून्ड रिएक्टर 6% हमने यूज़ किया है उसकी इक्वेशन है XL = Xe × 6%। तो वैल्यू पुट करने पे जो इक्वेशन बनती है XL = 3.42 × 0.06 और इसको सोल्व करने पे जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है 0.205 ओम। हमें यहाँ पे Xe और XL की वैल्यू मिल गई है। अब हमें कैपेसिटर और रिएक्टर के इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जितने भी हार्मोनिक हमारे सर्किट में है उन सभी की फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट। हमें पता है कि अगर हम हार्मोनिक ऑर्डर 5th की बात करें तो वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से 5 टाइम ज़्यादा होगा, और 7th ऑर्डर की बात करें तो वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से 7 टाइम ज़्यादा होगा। अगर हम फॉर्मूला को देखें तो वहाँ पे Xc = 1/2πfc और XL = 2πfl। और अगर हम इसमें फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट करें तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से 5 टाइम एक्स्ट्रा होगी 5th हार्मोनिक के केस में, और XL की वैल्यू 5 टाइम लेस होगी 5th हार्मोनिक के केस में। इस रीज़न की वजह से हम
कैपेसिटर की इम्पीडेंस और रिएक्टर के इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हर एक हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट, जिसमें हार्मोनिक ऑर्डर फर्स्ट पे जानते हैं फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होने के कारण XE1 इक्वल टू 3.420 और XL1 इक्वल टू 0.205। मगर हार्मोनिक ऑर्डर थर्ड के केस में फ्रिक्वेंसी 150 हर्ट्ज है, जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से 3 टाइम ज़्यादा है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग XC के केस में हम इस फंडामेंटल इम्पीडेंस 3.420 को 3 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू हमें मिलेगी 1.140 को थर्ड हार्मोनिक की वैल्यू लिखेंगे। और रिएक्टर के केस में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पे जो वैल्यू रिएक्टर के इम्पीडेंस की थी, मतलब 0.205 को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड हार्मोनिक पे जो रिएक्टर के इम्पीडेंस की वैल्यू हमें मिलेगी 0.615 को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेम ऐसे आप फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक और सेवन्थ ऑर्डर हार्मोनिक पे इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर और इम्पीडेंस ऑफ रिएक्टर की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो अब दोस्तों हमारे पास फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक और सेवन्थ हार्मोनिक पे कैपेसिटर और रिएक्टर के इम्पीडेंस की वैल्यू मिल गई है। अब हमें इन सभी फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट करंट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्टर हार्मोनिक को ख़त्म नहीं करेगा। हार्मोनिक तो सिस्टम में रहेगा, लेकिन डिट्यून्ड फिल्टर की वजह से कैपेसिटर को जो नुकसान होना था वो नहीं होगा, लेकिन करंट पे इफेक्ट तो पड़ेगा। अब ये करंट कितने परसेंट ऐड होने के बाद कैपेसिटर तक पहुँचेगा, उसके लिए अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे U1 6%, U3 0.5%, U5 5% और U7 5%, ये सारी वैल्यू हार्मोनिक वोल्टेज डिस्टॉर्शन परसेंटेज को डिनोट करती हैं। अब इस वैल्यू को यूज़ करके हम हार्मोनिक करंट की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर हार्मोनिक में करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे I1 इक्वल टू 1.06 इंटू 72.1, और इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है 76.5 एम्पेयर। दोस्तों यहाँ पे हमें पता है U1 की वैल्यू 6%, तो हमने यहाँ जो वैल्यू ली है वो है 1 + 6%, जिसकी वैल्यू बनती है 1.06, और 72.1 एम्पेयर है जो हमने यहाँ पे 50 kVAr को 1.442 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 kVAr इक्वल होता है 1.442 एम्पेयर फॉर 3 फेज। अब हमें नेक्स्ट जो भी कैलकुलेशन करनी है वो सारी थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ ऑर्डर हार्मोनिक के अगेंस्ट करंट की कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए इक्वेशन है IH इक्वल टू UH डिवाइडेड बाई 1.732 मल्टीप्लाई विद XLH माइनस XCH। यहाँ पे UH डिनोट करता है हार्मोनिक वोल्टेज को। यहाँ पे हम सिस्टम वोल्टेज से ये वाली परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके हार्मोनिक वोल्टेज को निकाल लेंगे। तो हार्मोनिक ऑर्डर थर्ड के लिए U3 की वैल्यू है 0.5%, और अगर इस इक्वेशन में इन सभी टर्म्स की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन बनती है I3 इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई विद 400 डिवाइडेड बाई 1.732 मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज 1.14 माइनस 0.615। यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो हमें थर्ड हार्मोनिक के अगेंस्ट जो इम्पीडेंस की वैल्यू मिली थी वो है, और इसको आगे सोल्व करने पे थर्ड हार्मोनिक के अगेंस्ट हमें करंट की वैल्यू मिलती है 2.2 एम्पेयर। सेम ऐसे फिफ्थ हार्मोनिक पे 33.76 एम्पेयर और सेवन्थ हार्मोनिक पे 12.18 एम्पेयर की वैल्यू निकाल लेंगे। और अब हम टोटल हार्मोनिक की करंट RMS वैल्यू निकालेंगे, जिसकी इक्वेशन है I RMS इक्वल टू √I1 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I5 स्क्वायर प्लस I7 स्क्वायर। इन सभी की वैल्यू पुट करने पे जो इक्वेशन बनती है वो बनती है √76.5 स्क्वायर प्लस 2.2 स्क्वायर प्लस 33.76 स्क्वायर प्लस 12.18 स्क्वायर, और इसको आगे सोल्व करने पे जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है 84.53 एम्पेयर। दोस्तों ये जो वैल्यू हमें मिली है 84.53 एम्पेयर, ये वो वैल्यू है जो करंट कैपेसिटर की तरफ फ्लो होगा। और कैपेसिटर से पहले हमने जो 6% रिएक्टर यूज़ किया है वो डैमेज ना हो, इसके लिए हम इस RMS वैल्यू को 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू मिलेगी 88.75 एम्पेयर। जो रिएक्टर आप डिज़ाइन करोगे उसकी विजिस्टेंट करंट वैल्यू 88.75 एम्पेयर होनी चाहिए। अगर इस रेटिंग से कम का रिएक्टर आप यूज़ करोगे तो वो डैमेज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें IRMS की वैल्यू मिल गई है जो कैपेसिटर से फ्लो होगा, और रिएक्टर की मैक्सिमम विजिस्टेंट करंट की वैल्यू भी मिल गई है। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेप की, मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी जिस रेटिंग के कैपेसिटर हमको यूज़ करने होंगे, क्योंकि सिस्टम वोल्टेज के साथ साथ रिएक्टर के कारण और हार्मोनिक करंट के कारण वोल्टेज में कुछ चेंजेस तो होंगे। अब दोस्तों यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो वैल्यू हमने पहले निकाली थी 426 वोल्टेज वो रिएक्टर यूज़ करने के कारण इंड्यूस हुई थी, लेकिन अब हम जो वोल्टेज निकालने जा रहे हैं उसमें हार्मोनिक वोल्टेज भी इंक्लूड होगी। तो हमने पिछली कैलकुलेशन स्टेप 2 में हार्मोनिक करंट की जो वैल्यू निकाली थी हर एक हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी के साथ,
अब वो सारी वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हार्मोनिक वोल्टेज को निकालने के लिए, जिसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे UH इक्वल टू 1.732 मल्टीप्लाई विद IH इंटू XC डिवाइडेड बाई H। यहाँ पे IN का मतलब है हार्मोनिक करंट और XC डिवाइडेड बाई H का मतलब है हम जो फंडामेंटल इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे उसे हार्मोनिक ऑर्डर नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। अगर हार्मोनिक ऑर्डर फर्स्ट की बात करें तो उसमें U1 इक्वल टू 6% था और I यानी कि करंट की वैल्यू 76.5 एम्पेयर थी। और अगर इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन में यूज़ करें तो इक्वेशन बनती है U1 इक्वल टू 1.732 मल्टीप्लाई विद 76.5 मल्टीप्लाई विद 3.42 और इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है 453.2 वोल्ट। नेक्स्ट है हार्मोनिक ऑर्डर थर्ड, जिसमें थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज परसेंटेज है 0.5% और I3 की वैल्यू हमें पता है 2.2 एम्पेयर। जब इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन बनती है U3 इक्वल टू 1.732 मल्टीप्लाई विद 2.2 मल्टीप्लाई विद 3.42 और इसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी 3 टाइम हायर है तो XL की वैल्यू 3 टाइम लेस हो जाएगी। तो इसको सोल्व करने पे वैल्यू मिलेगी 4.35 वोल्ट। सेम ऐसे ही हम फिफ्थ ऑर्डर के लिए 40 वोल्ट और सेवन्थ ऑर्डर के लिए 10.3 वोल्ट की कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। अब इन सभी वैल्यू का सम लेके जो वैल्यू मिलेगी 508 वोल्ट, उसका मतलब है जो मैक्सिमम वोल्टेज हमारे कैपेसिटर को मिलेगी वो है 508 वोल्ट। और हमें जो कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग चूज़ करनी चाहिए वो 508 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारे इंडियन मार्केट में इससे ऊपर 525 वोल्टेज में कैपेसिटर रेटिंग आती है, तो हम 525 वोल्टेज रेटिंग वाला कैपेसिटर ही यूज़ करेंगे। और अगर हम 525 वोल्टेज रेटिंग का कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो हमें इसी वोल्टेज रेटिंग को यूज़ करके रिएक्टिव पावर की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन है Q3 इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई विद V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर। यहाँ पे Q1 की वैल्यू है 53 kVAr जो हमने पहले निकाला था। V2 जो हमने अभी मैक्सिमम कैपेसिटर के लिए वोल्टेज विद हार्मोनिक कैलकुलेट की थी, और V1 वो वोल्टेज है जो हमने रिएक्टर के बाद बिना हार्मोनिक वोल्टेज कैलकुलेट की थी। तो वैल्यू पुट करने पे जो इक्वेशन बनती है 53 मल्टीप्लाई विद 525 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 426 स्क्वायर और इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 80.5 kVAr। तो ये वैल्यू 80.5 kVAr हमारी रिएक्टिव पावर है जिस रेटिंग के कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे। जैसा कि आपने पूरी वीडियो में देखा, अगर आप 50 kVAr 400 वोल्ट कैपेसिटर के साथ 6% रिएक्टर यूज़ करते हो तो रिएक्टर का इम्पीडेंस 0.205 ओम और विथस्टैंड मैक्सिमम करंट की वैल्यू 88.75 एम्पेयर है। और कैपेसिटर के केस में डिट्यून्ड फिल्टर के लिए इसकी वोल्टेज लेवल 508 वोल्ट से ज़्यादा है और ऑलमोस्ट 80.5 kVAr के नियर इसमें रिएक्टिव पावर यूज़ होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से डिट्यून्ड फिल्टर हमारी इंडस्ट्री के लिए क्यों ज़रूरी है और रिएक्टर को ऐड करने से वोल्टेज, करंट और हार्मोनिक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में पूरी नॉलेज मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।